खेती का जो संघर्ष था वो तो बहुत कठिन संघर्ष था। उसको क्या बोले, हम लोगों ने केले में मजदूरी करी है और 4 आना में एक बंच कंधे पे लेके आते थे। परिवार वालों ने बोला तो उसकी सारी स्टडी करी। उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, पारंपरिक खेती छोड़ के आगे कुछ करेंगे तो ही अपनी तरक्की हो पाएगी। आज हम जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं केले के अंदर, वो वर्ल्ड की बेस्ट बनाना फार्मिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है। आज जितना ज्ञान और आज जितने भी लोग कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही है या गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मेरा यही उनसे निवेदन है, मैसेज है कि आप किसानों को ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान से वो पैसा कमा सके। लॉकडाउन में केले की स्थिति ये ख़राब हुई कि हमको 2 या 3 रुपए केला बेचना पड़ा और जिस केले में, जिस फील्ड में हमने 17 लाख रुपए खर्च किए थे, उसमें सिर्फ 7 लाख ही आए। 10 लाख रुपए हम माइनस में रहे। पर हिम्मत रख के और आदमी इन्हें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। धार, मालवा की वो ज़मीन जहाँ पीढ़ियों से खेती सिर्फ काम नहीं, पहचान रही है। इसी मिट्टी से निकली है एक प्रेरणादायक कहानी संतोष लछेटा जी की। 4 पीढ़ियों से खेती करते हुए उन्होंने समय के साथ अपनी सोच बदलने का भी साहस रखा। ये कहानी है परंपरा और तकनीक के मिलन की। नमस्ते, मेरा नाम संतोष लछेटा, ग्राम साततलाई, पोस्ट सिरसी, तहसील मनावर, जिला धार का निवासी हूँ और हम लोग करीबन 2010 से बनाना की फार्मिंग कर रहे हैं। संतोष जी ने खेती को हमेशा करीब से देखा। बचपन से खेत, फसल और मेहनत उनके जीवन का एक अहम हिस्सा रही है। 2010 के आसपास गेहूं और कपास जैसी पारंपरिक फसलों में परेशानियां बढ़ने लगी। मौसम अब पहले जैसा नहीं था, कभी कम बारिश और कभी अचानक बहुत ज्यादा बारिश। इस बदलाव का सीधा असर फसलों पर पड़ रहा था। यहां सवाल सिर्फ नुकसान का नहीं था, यह समय एक अहम फैसला लेने का भी वक्त था। केले की खेती करने का आइडिया कि हम लोगों को जो नुकसान जा रहा था बार बार सामान्य फसलों में, जैसे गेहूं हुआ, आपका कपास हुआ, मिर्च हुआ, इसमें बहुत नुकसान जा रहा था, तो हम सोचे कि भाई आगे कुछ करना पड़ेगा। दूसरी फसलों में ये होता था कि इतनी आय आती थी कि हम अभी जैसे खाद उधार लाए, बीज उधार लाए, गेहूं का उधार लाए तो गेहूं की फसल पकती थी उसमें देते थे। कपास में दवाई उधार लाते थे तो खाद उधार लाते थे, तो जब कपास पकता था तब देते थे। इस तरह से हम लोगों का काम चलता था, दाल रोटी चलती थी, बाकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं था। परिवार वालों की प्रतिक्रिया तो यही रहेगी, ठीक है, देखिए केला एक महंगी क्रॉप है और साल भर उसमें खर्चा लगता है, तो आप सोच समझ के करिए। परिवार वालों ने बोला तो उसकी सारी स्टडी करी। उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, पारंपरिक खेती छोड़ के आगे कुछ करेंगे तो ही अपनी तरक्की हो पाएगी। पर यह फैसला जल्दबाजी में या जज्बाती होकर नहीं लिया गया। परिवार में चिंता थी, इसीलिए पहले केले की खेती को समझना जरूरी था। हम लोगों ने विजिट करी, बनाना फार्मर्स की अलग अलग जगह खेती जाके देखी और जैन इरिगेशन जलगांव में भी हम लोग गए, वहाँ विजिट करी। वहाँ से हमको सारी गाइडलाइन मिली और हम केले की खेती बेस्ट से बेस्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आए। शुरुआत में देखिए बहुत सारी चुनौतियाँ आता है कि देख, तो पहले तो हमारे पास ड्रिप नहीं थी कि ड्रिप कैसे डालना, सिंगल लेटरल डालना, डबल लेटरल डालना, ड्रिप का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब हम समझने लगे तो फिर इंजीनियर और बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, केले की रिक्वायरमेंट क्या है। केले की रिक्वायरमेंट जो है कि 6 बाय 5, मतलब 6 लाइन से लाइन की दूरी 6 होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट होना चाहिए। तो ये उसका एक आइडियल डिस्टेंस है, चाहे मध्य प्रदेश के लिए हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, इसके लिए ये एक आइडियल डिस्टेंस है। तो उसी डिस्टेंस पे हम लोगों ने ड्रिप डाली और केला लगाना शुरू किया। शुरुआत में ड्रिप इरिगेशन और खेती का नया स्ट्रक्चर समझना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन इंजीनियर्स की मदद से हर समस्या को धीरे धीरे सुलझा लिया गया। टिश्यू कल्चर पौधों का चयन इसी सोच का हिस्सा था, क्योंकि इस कल्चर में बेहतर क्वालिटी मिलती है और रिस्क बहुत कम होता है। टिश्यू कल्चर पौधा हमने इसलिए चुना है
कि टिश्यू कल्चर और गठान में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। गठान जैसे अपन लाते हैं खेत से तो उसके साथ कोई बीमारी, वायरस, डिसीज़ या बहुत सारी चीज़ें, नेमेटोड वगैरह आने की संभावना रहती है, और गठान एक साइज़ की और एक उम्र की नहीं मिल पाएगी। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि एक गठान से 350 से 400 पौधे बनाए जाते हैं, वो एक जैसे दिए जाते हैं। जब टिश्यू कल्चर पौधा खेत में लगता है तो एक जैसे ग्रो करता है, एक साथ फ्लावरिंग आती है और एक साथ हार्वेस्टिंग होती है। गठान की हार्वेस्टिंग क्या है, 2 महीने 3 महीने तक चलती है, और टिश्यू कल्चर का पौधा जब हार्वेस्टिंग पे आता है तो 20-25 दिन, महीने भर में उसकी हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है। गठान का जो पौधा और लगा देते हैं और बिना ड्रिप से जो खेती करते थे उसमें 15-17 किलो का बंच वेट आता था। आज बढ़िया तरीके से हम लोग ड्रिप से खेती कर रहे हैं, इसमें 25 से लगा के 29 किलो तक का बंच वेट आ रहा है। केले में मल्चिंग से बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। मल्चिंग का ये फ़ायदा है कि एक तो आपका ज़मीन के अंदर जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, और जो जड़ को जो नमी चाहिए वो नमी बनी रहती है। जितना पानी और खाद लगता है वो मॉइस्चर बना रहता है, उसमें बैक्टीरिया भी अच्छे काम करते हैं और पौधे की जड़ भी अच्छी ग्रोथ करती है, इसलिए पौधा भी ग्रोथ अच्छा करता है। मल्चिंग का फ़ायदा ये है कि एक तो हार्वेस्टिंग आपकी अर्ली आएगी, 20-25 रोज पहले हार्वेस्टिंग आ जाएगी। गर्मियों में भी आपको पानी कम लगेगा, इवापोरेशन कम होगा, पानी फील्ड से कम उड़ेगा और पौधा हेल्दी रहता है। बीमारी जो सॉइल डिसीज़ बॉन्ड है, जो ज़मीन से फैलने वाली बीमारी है, मल्चिंग के कारण वो बीमारी भी कम फैलती है। 2015 में पहली बार केले की फसल तैयार हुई। इस फसल को ईरान से आए विशेषज्ञों ने सर्टिफाई किया। ये पल संतोष जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पहले ही बार में जब हम 2015 में केला लगाया घर पे, और उसके बाद 2016 में जब केला हमारा हार्वेस्टिंग पे आया, तो तब पहली बार बड़वानी से जब हमारा एक्सपोर्ट चालू हुआ तो ईरान से जो ख़रीदार थे वो खुद फील्ड तक आए और उन्होंने उस माल को सिलेक्शन किया कि नहीं ये माल अच्छा है और एक्सपोर्ट के लायक है, तो वो फिर आए और यहाँ से कंटेनर भर के एक्सपोर्ट डायरेक्ट ईरान हुआ। 2020 सबके लिए मुश्किल था। लॉकडाउन के दौरान सारे बाजार बंद हो गए। तैयार फसल को मजबूरी में सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। ये वक्त संतोष जी के लिए बिल्कुल आसान न था। 2020 में कोविड आया था, उस समय हार्वेस्टिंग के लिए प्लाट खड़ा था और उसमें जब पूरा एक्सपोर्ट के लिए रेडी था प्लाट, तो 8 रोज बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में केले की स्थिति ये ख़राब हुई कि हमको 2 या 3 रुपए केला बेचना पड़ा, और जिस केले में, जिस फील्ड में हमने 17 लाख रुपए खर्च किए थे उसमें सिर्फ 7 लाख ही आए, 10 लाख रुपए हम माइनस में रहे। उसके बाद फिर हमको बैंकों से लोन लेना पड़ा, लिमिट बढ़ाना पड़ी, और बैंक वालों ने भी हमारी मदद करी, लिमिट बढ़ी, और नेक्स्ट ईयर फिर दूसरे प्लाट लगाए और उस दूसरे प्लाट ने फिर हमको 24 लाख दिया। तो इसलिए जो प्लाट में हमको घाटा गया वो दूसरे प्लाट ने कवर करके दिया। इस तरह से खेती में नफ़ा नुकसान होता रहता है, पर हिम्मत रख के और आदमी ने टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। केले की खेती में वायरस एक बड़ी समस्या होती है। इस समस्या का हल संतोष जी ने टेक्नोलॉजी की मदद से निकाला। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रिसर्च करके नए तरीके अपनाए गए, और ये पहल टेक्नोलॉजी और खेती इन दोनों का एक संगम साबित हुई। केले में एक CMV वायरस करके डिसीज़ होता है जिसमें पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। उसके लिए हम वीकली स्प्रे करते हैं, और जो CMV का पौधा रोगग्रस्त दिखता है उसको उखाड़ के फील्ड से बाहर करते हैं। दूसरा सिगाटोका करके लीफ स्पॉट डिसीज़ बोलते हैं उसको। सिगाटोका लीफ के ऊपर आता है जिसमें उत्पादन गिराने की क्षमता होती है। अगर आपकी फील्ड में सिगाटोका ज़्यादा आया तो आपका बंच का वेट कम हो जाएगा, आपके पौधे में पत्तियां कम हो जाएगी, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल बनता है वो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आती, इसके लिए हम लोग 10 दिन 15 दिन में स्प्रे करते हैं। सिगाटोका का भी क्या, प्रिवेंटिव स्प्रे किया जाता है। लोग डिसीज़ देखने के बाद स्प्रे करते हैं, हम लोग प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं। जब हवा में 90% ह्यूमिडिटी होती है और 30 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस समय उसके दूसरे तीसरे दिन बाद स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि सिगाटोका का मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है। बीमारी को पहचानना, जब जिस समय आप स्पॉट देख रहे हो लीफ के ऊपर, तो हल्का सा बिंदी जैसे स्पॉट दिखेगा, वो इन्फेक्शन हो चुका है, वो उसको 1 महीने की अवस्था में आप देख पा रहे हो। अगर उसको पहले जैसे धूप आती है, धूप
में आप उसको ऊपर पत्ता करिए और नीचे आप देखेंगे तो उसमें हल्के से ब्राउन ब्राउन स्पॉट दिखेंगे। हल्के से अगर ब्राउन ब्राउन स्पॉट दिख रहे हैं तो इसका मतलब लीफ के अंदर सिगा टोका डेवलप होना चालू हो गया। आप जब देखोगे तब तक 1 महीना हो चुका है। और जब इन्फेक्शन होता है तो उसको हम हर 7-7 दिन पे 3 स्प्रे देते हैं, तभी वो कंट्रोल में आएगा, नहीं तो कंट्रोल नहीं होगा वो। आज संतोष जी सिर्फ अपनी खेती तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनका बेटा बीबीए की पढ़ाई के बाद खेती को एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है। भविष्य में किसानों को एक साथ लाकर बेहतर दाम दिलाना इन दोनों का ही सपना है। बालक भी मेरा बीबीए कंप्लीट कर लिया उसने और एक्सपोर्ट के लिए गुजरात की कोई कंपनी उससे भी ट्रेनिंग ली है और वो भी खेती में ही कुछ काम करना है, मेरे साथ भी काम करता है और आगे केले के व्यापार में कुछ वो व्यापार करना चाहता है। तो प्लानिंग है कि भविष्य में हम अपने किसानों का माल एक्सपोर्ट में कैसे भेजें और अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रेट कैसे दे सकते हैं। जब तक हम कोई यूनिटी या कोई एफपीओ बना के अगर काम नहीं करेंगे तब तक हम किसानों को रेट नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि आज अगर केला 3 रुपये किलो है तो भी एक्सपोर्ट में वही रेट है, वहाँ तो वही रेट बिक रहा ना। तो व्यापारी अपना मार्जिन नहीं छोड़ेगा, वो व्यापारी हमको ज़्यादा रेट नहीं देगा। क्योंकि जब हम में से कोई खड़ा होगा और जब हमारी कोई यूनिटी होगी या एफपीओ होगा तो हम लोग हमारे किसानों को रेट ज़्यादा मिल पाएगा। और इसके लिए बल्क में कंटेनर माल लगता है, 1000 कंटेनर 2000 कंटेनर, तो इसलिए एक किसान के लिए करना मुश्किल है। इसलिए ग्रुप में अगर हम काम करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट कर पाएंगे। आज हम जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं केले के अंदर, वो वर्ल्ड की बेस्ट बनाना फार्मिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि केले में न्यूट्रिएंट पर डे देने का रोल अपने यहाँ इंडिया में ही है। और जो ऑटोमेशन वाले लोग हैं वो सारे लोग जो पर डे शेड्यूल चलाते हैं फर्टिगेशन का। बाकी दूसरी जगह इक्वेडोर, ब्राज़ील, कोस्टारिका, फिलीपींस, इन कंट्रियों में महीने में एक बार बेसल डोज देने का सिस्टम है, वो बेसल डोज डालते हैं। आज भी खेती वो उसी पद्धति से करते हैं और ड्रिप का उपयोग पानी के लिए करते हैं। केले की मार्केटिंग के लिए जो हमारे लोकल व्यापारी है या एक्सपोर्टर भी आते हैं महाराष्ट्र से, वो लोग भी केला यहाँ से ले जाते हैं। जैसे INI बनाना है, SK बनाना है, और बहुत सारे लोग हमारे बड़वानी के भी हैं, उन्होंने अभी एक्सपोर्ट चालू किया है, तो हम लोग उन लोगों को देते हैं, वो ले जाते। और दूसरा, अभी जो केले में 2-3 महीने से मद्दी चल रही है, उसमें ये डिफरेंस आया कि 2 रुपये 3 रुपये किलो में भी माल बिका है। और जिन किसानों ने अच्छी क्वालिटी पे ध्यान दिए उनका 8 रुपये 9 रुपये भी माल बिका है। तो ये आप क्वालिटी और वज़न पे ध्यान दोगे तो आपको कम, जिस समय मार्केट डाउन है उस समय भी आपकी लागत और खर्चा निकलेगा। और जिन लोगों ने क्वालिटी और वज़न पे ध्यान नहीं दिया, उनका जिस समय मद्दी है उस समय उनका खर्च भी नहीं आएगा। जिन किसानों को हम लोग सहयोग करते हैं वो भी बहुत आगे बढ़े, उन लोगों ने भी काफ़ी तरक्की करी है। और पूरा मैनेजमेंट साइंटिफिक रूप से करते हैं हम लोग। उसमें क्या है, हमारी जो टीम जुड़ी हुई है, एक तो जलगांव के हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर KV पाटिल साहब हैं, तमिलनाडु के साइंटिस्ट NRC बनाना के डॉक्टर R सेल्वराजन साहब, थंगवेलू साहब, बिहार के जो साइंटिस्ट हैं हमारे डॉक्टर SK सिंह साहब। तो ये जो इंडिया के टॉप लेवल के जो साइंटिस्ट हैं वो समय समय पर हमको गाइड करते हैं। और हमारे साथ जो जुड़े हुए किसान हैं उनकी भी मैं बात उनके सामने रखता हूँ, वो उन लोगों को भी गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। खेती के इस मुकाम तक पहुंचने का संतोष जी का सफर कठिन था। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष देखे, लेकिन आज उनकी मेहनत, उनकी लगन और नई तकनीक का संगम उन्हें खेती के इस बड़े मुकाम तक लाया है। बचपन से हम लोग जाते थे खेती में। खेती का जो संघर्ष था वो तो बहुत कठिन संघर्ष था। उसको क्या बोले, हम लोगों ने केले में मजदूरी करी है और 4 आना में एक बंच कंधे पे लेके आते थे और स्कूल जाते थे। और फिर हम लोग जैसे कि केले में कोई मजदूरी करना हो, फरसे काटना हो, कटिंग करना हो, पत्ते सफाई करना हो, ये मजदूरी का काम केले में करते थे। जिस किसान ने एक समय केले के खेतों में मजदूरी की, वही किसान आज केले की खेती में एक बड़ा नाम बनकर उभरा है। देखिए, केले में आज मेरी जो इनकम है सालाना 70 से 80 लाख रुपए की इनकम है, मेरा प्रॉफिट होता है। और केले में हम लोग 100 से 125 रुपये पर प्लांट खर्चा करते हैं। उसमें मेरा गोबर भी आ गया, ऑर्गेनिक मैटर आता है, जैसे खल हो गई, नीम की खली हुई, अरंडी की खली, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक करते हैं हम लोग। और
प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है उसको पूरी करने के बाद सिर्फ केला ही एक ऐसी फसल है जो आपको 1 का 2 करके देती है। अगर रेट ज़्यादा हो तो बात अलग है, बाकी आपने अगर 100 रुपया खर्च किया है तो आपको 200 रुपये मिलना ही मिलना है। 100 रुपया खर्चा का आ गया, 100 प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से केले का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है। आज जितना ज्ञान और आज जितने भी लोग कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही है या गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मेरा यही उनसे निवेदन है, मैसेज है कि आप किसानों को ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान से वो पैसा कमा सके। किसी भी सब्सिडी या उसके चक्कर में आप किसान को मत रखिए। किसान तक अगर सही ज्ञान पहुंचेगा, सही टेक्नोलॉजी पहुंचेगी तो उसकी तरक्की होगी। बिना टेक्नोलॉजी के, बिना सही ज्ञान के किसानों की तरक्की होना मुश्किल है। हम सॉइल के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसमें ग्रीन मैन्योरिंग करना, ज़मीन को 4 महीने फ्री रखना, हरी खाद लगाना, गोबर खाद डालना, ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। करीबन हमको 10 साल हो गए, तब हम 0.25 से आज 1% कार्बन ले पाए और आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि हम 2% कार्बन हमारी ज़मीनों में कैसे बढ़ाएं, तो हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कैसे लाएंगे। तो मेरा यही निवेदन है और यही मैसेज है कि आप इस तरह भी काम करें और सब्सिडी और किसी अन्य चीज़ों के पीछे न भागें। अपनी मेहनत और अपना ज्ञान, और जहाँ से भी ज्ञान मिले उस ज्ञान को लीजिए और उसका उपयोग करिए। जो भी केला किसान लोग हैं उनका पूरा सहयोग करेंगे, पर आपको हमेशा जुड़ के रहना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि केले में हर महीने चेंज होता है, हर सीजन में क्रॉप चेंज होती है, तो उसका शेड्यूल भी चेंज होता है। उसमें क्या क्या नए परेशानियाँ आ रही है, उसके नए सिस्टम क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें नई अपडेट होती रहती है। इसलिए किसानों ने भी अपडेट होना चाहिए कि फर्टिगेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। संतोष जी आज के युवा किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। खेती में कुछ नया करना चाह रहे उन युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आप जो भी काम करें पूरा साइंटिफिक रूप से करें। आप उसकी 10 जगह स्टडी करिए। आप लाखों रुपए की अगर फसल लगाते हैं तो आप उसके ज्ञान के लिए 5-10 हज़ार रुपये खर्च करें, घूमें कि आप देखें जो लोग उस फील्ड में काम करें उनसे मिले, उनका अनुभव ले, कब कौन से समय क्रॉप लगाना है, कौन से महीने में रेट अच्छे रहते हैं, कौन से महीने में एक्सपोर्ट चालू रहता है। ये सारी स्टडी करके आप अगर काम करते हैं तो आपको नुकसान होने के चांस 0 हो जाते हैं। मेरा यही निवेदन है कि जितने भी लोग युवा हैं जिनके घर ज़मीन है या इधर उधर वो नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो कृपया उसको छोड़ के आप खेती करिए, क्योंकि खेती से बढ़िया व्यवसाय कहीं नहीं है। अगर आप जितनी ड्यूटी नौकरी में दे रहे हैं उतनी ड्यूटी, अगर उससे आधी ड्यूटी भी खेती में दे दी तो आप पर्याप्त उससे ज़्यादा पैसा और परिवार के साथ रह के सुकून का जो पैसा खेती में सुकून है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। संतोष लछेटा जी की कहानी हमें ये बताती है कि खेती सिर्फ परंपरा पर नहीं, नई सोच पर भी निर्भर करती है। जब अनुभव और टेक्नोलॉजी साथ चलते हैं तो खेती मजबूत होती है, और जब किसान बदलता है तो पूरा भविष्य बदलने लगता है।